मीर अनीस ने मरसिया लिखे वाक़या करबला पे। चुन्नी लाल दिलगीर मुसलमान नहीं थे। कहती थी बानो इलाही हो मेरे वारिस की खैर, क्यों गिरी जाती है मेरे सर से चादर बार बार। ये गज़ल का शेर यानी तगज़्ज़ुल जो इंट्रोड्यूस किया गया वाक़या करबला में, जिसको कि रवायत ये कहती है कि मीर अनीस ये शेर पढ़ते थे और सर धुनते थे, और इसकी अहमियत और कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ एक ऐसे अज़ीमुश्शान शायर का शेर है जिसका नाम था चुन्नू लाल दिलगीर। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलसितां बनता गया। सफर तो दिलचस्प उसी वक्त होता है जब कोई हम सफर भी हो। तो आइए हम और आप सफर पर निकलें जो दिलचस्प भी हो और सबक आमोज भी। इस सफर में एक जादू नगरी भी मिलेगी जहां मंदिर भी हैं और मस्जिदें भी, लेकिन दोनों लड़ते झगड़ते नहीं। जहां मुल्ला भी हैं और पंडित भी, लेकिन एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए। यहां हसीनाओं की टोलियां भी मिलेंगी और आशिकों के जमघट भी। शायर भी मिलेंगे और गवैये भी, नाचने वाले भी मिलेंगे और नचाने वाले भी। सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज बोह तेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में है। चुन्नू लाल दिलगीर। दिलगीर मीर अनीस से, मीर खलीक के ज़माने के, और ऐसे बहुत से शायर हुए। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नवे बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सलामी जब गए अब्बास मारे, अली रोते थे दरिया के किनारे, दरिया के किनारे। सलामी जब गए अब्बास मारे, अली रोते थे दरिया के किनारे, दरिया के किनारे। अली रोते थे मौला अली, मेरे अली रोते थे। अली रोते थे दरिया के किनारे, दरिया के किनारे। सलामी जब गए अब्बास मारे।
कोई बेरहमों से पूछे तो बाबा कोई बेरहमों से पूछे तो बाबा तमाचे क्यों हमें जालिम ने मारे तमाचे क्यों हमें जालिम ने मारे अली रोते थे दरिया के किनारे दरिया के किनारे सलामी जब गए अब्बास मारे मुक़य्यद हो के जब मक़तल में आए 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 हरम अकबर अली असगर पुकारे सलामी जब गए अब्बास मारे अली रोते थे मेरे मौला अली मेरे अली तुम्हारे अली 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 रोते थे अली रोते थे अली रोते थे दरिया के किनारे दरिया के किनारे। मेरी पहली इब्तदाई परवरिश मुस्तफ़ाबाद में ही हुई और उर्दू का अगर कोई ज़रा सा भी मेरे अंदर असर है तो वो सब मुझे मुस्तफ़ाबाद से ही इब्तदा में मिला, क्योंकि मुस्तफ़ाबाद में शुअरा आते थे। एक साहब बड़ी अजीब व गरीब चीज़ थी हम लोगों के यहाँ जिसको कि मजलिस कहते हैं। मुहर्रम के ज़माने में वो इमाम हुसैन की याद में कुछ मरसिए पढ़े जाते हैं और उसमें सिर्फ ये रिक़्क़त और आहोज़ारियाँ नहीं है ज़्यादा, उसमें डिस्क्रिप्शंस हैं, एपिक पोएम गोया नाटक है पूरा। वो एक अजीब व गरीब और बहुत ही कदीम ट्रेडिशन थी मुस्तफ़ाबाद में। बड़े अच्छे अच्छे मरसिया पढ़ने वाले निकले। मरसिया मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया, मरसिया का मतलब ही यह है कि किसी के गम में किसी के गम में नज़्म के ज़रिए से शेर के ज़रिए से इज़हार करना। अब उस शेर को कैसे पढ़ा जाए उसके अलग अलग तरीक़े। एक मरसिया ख़्वानी जिसे कहते हैं वो तरीक़ा हुआ। एक शेर को म्यूज़िक मौसीकी संगीत के राग रागनियों में बांध के इस्तेमाल, ये ख़ास तौर पर अवध में बहुत हुआ, अवधि से शुरू हुआ, इसलिए कि अवध में मौसीकी का चलन बहुत आम हो गया था और बड़े अच्छे तजुर्बे भी किए जा रहे थे मौसीकी के संगीत के। इसलिए बहुत सी शायरी ख़ास तौर पर
छोटी सी नज़म कहिए उसको, रुबाई, कता, छोटी सी नज़म, इन चीज़ों को राग रागनियों में बांध कर पेश करना, ये ख़ाम तौर पर सोज़ कहलाने लगे। ओ बुलबुल को गुल पसंद गुलों को हवा पसंद बुलबुल को गुल पसंद गुलों को हवा पसंद हम बुतराबियों को है खाक शिफा पसंद ये अपनी अपनी तबाह ये अपनी अपनी तबाह ऐ खाज़िने बहिश्त तुमको ये रम पसंद हमें करबला पसंद बुलबुल को गुल पसंद जो मैंने जो बात की उस्तादों से, जैसे हमारे दिल्ली घराने के चांद खां साहब थे या दूसरे लोग थे, इनसे मुहर्रम के 12 दिन तक लोग जो गाने बजाने वाले लोग हैं वो मुहर्रम में 12 दिन तक गाते नहीं थे। मैंने अभी नैना देवी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी दिल्ली में, वो भी उन चूँकि शागिर्द थी इन्हीं लोगों की, खां साहब मुश्ताक हुसैन खां साहब के, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग 12 दिन तक गाते बजाते नहीं हैं, यहाँ तक कि अपने हाथ भी नहीं लगाते, तबले या सारंगी वगैरह को हाथ भी नहीं लगाते कोई साहब, जितने म्यूज़िशंस हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल म्यूज़िशन हैं, अगर आप गाने बजाने के आदी हैं और वही आपका पेशा है, तो ये 12 दिन तक बग़ैर गाने बजाए तो आप रह नहीं सकते हैं। तो क्या किया करते थे ये लोग कि वो शायरी की कुछ चीज़ें लेके उसको इसी में राग रागनियों में ढाल के बांधा करते थे, यानी बंदिश के सोज़ बेइंतहा हैं। मैदान में कोई जाने वाला मैदान में
वाला आना रहा। और कोई गला कटाने वाला आना रहा। जो मारा गया उसे उठा आए हुसैन। जो मारा गया उसे उठा आए हुसैन। शब्बीर का कोई लाने वाला ना रहा। मैंने जो कुछ पढ़ा थोड़ा बहुत इन चीज़ के बारे में वो ये था कि मसलन उस्ताद फैयाज़ खां मरहूम ने एक मजलिस की, उसमें उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब को भी बुलाया गया। उसमें उन्होंने खान साहब अब्दुल करीम खां से भी फरमाइश की कि आप सोच पढ़िए, तो उन्होंने सोच पढ़ा, लेकिन उन्होंने ख़ुद कहा कि नहीं, सोच खानी मेरा काम मैं अच्छी तरह से नहीं कर सकता, ये फैयाज़ खां इसके बहुत माहिर हैं। क्योंकि फैयाज़ खां के पास बेइंतहा बंदिशें थीं, वो बंदिश बनाते थे सोच की भी, तो वो सोच उन्होंने सुनाए। फिर लखनऊ में एक साहब थे मंजू साहब, वो सोच खानी में उनका नाम बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बेशुमार चीज़ों को सोच के बंदिशें उनके पास मौजूद थी और उनके बहुत ज़्यादा शागिर्द थे। मेरे पास एक डायरी थी मेरे वतन में, वहाँ ऊँचाहार मुस्तफ़ाबाद में, जिसमें उनके शागिर्द रशीद के हाथ के लिखे हुए सारे उनके मंजू साहब के सोच और उसके राग में किस राग में ये पढ़े जाएंगे सोच। हरम में किधर से के हरम में किधर से आए दीवार कह रही दीवार कह रही है कि बीबी इधर से
गैरों को हुक्म ये है कि आए तो दर से आए। गैरों को हुक्म ये है कि आए तो दर से आए। ये इनके घर की बात है, चाहे जिधर से आए। और शादी किसी और शादी किसी से होगी ना हरगिज़ बुतूल की। ओ बेटा खुदा के घर का है, बेटी रसूल की सोज सुबह का सोज है तो वो आसावरी में होगा, भैरवी में होगा, या दोपहर का सोज है तो वो गौड़ सारंग में होगा, शुद्ध सारंग में होगा। शाम का सोज है तो वो यमन में होगा, बिहाग में होगा, बागेश्वरी में होगा, वगैरह वगैरह। यानी रागों का एहतराम और रागों में ढाल देना सोज को, और सोज गा के पढ़ा जाता था, मजलिस उसी से इब्तिदा हुआ करती थी। घोड़े पर जिस वक्त डगमगाने लगा, अयाल था हाथों से खश जो आने लगा, ऐ राहवार मेरे अब तो मैं ठिकाने लगा, बदन तमाम मेरा बर्छियों से घायल है, रकाब पाँव से छूटी, संभल न मुश्किल हुसैन। गोलकुंडा और दिल्ली होता हुआ पहुंचता है ये मरसिया लखनऊ, तो ऐसा लगता है जैसे फरात नहीं बह रही बल्कि गोमती बह रही है।
और इस गोमती के किनारे जो किरदार हैं उनमें वही बातें नज़र आ रही हैं हमको, अपनायत मालूम होने लगती है उनके साथ। क्यों? कि उनके अंदर अवध का कल्चर के हिस्से नज़र आने लगते हैं। मसलन दुआ देती हैं, अगर हज़रत ज़ैनब अपने भतीजे के लिए दुआ करती हैं तो क्या करती हैं कि बेटा तुम्हारा हाथ मेहंदी तुम्हारा लाल मले हाथ पाँव में, लाओ दुल्हन को ब्याह के तारों की छाँव में। तो ये मेहंदी मलना, अब ज़ाहिर है अरब में तो मेहंदी नहीं मली जाती, मेहंदी तो हमारे यहाँ मली जाती है दूल्हा दुल्हन के यहाँ। इस तरीके की बातें कहना, इस तरीके की चीज़ें इंट्रोड्यूस कर देना, शामिल करना, एक नहीं सारी बातें जो हज़रत ज़ैनब अपने बच्चों से बातें करती हैं उनमें देखो, हज़रत अब्बास जो बातें करते हैं उनमें देखो, हर चीज़ में मालूम होता है कि हमारे यहाँ के अवध के किरदार हम अपने से बहुत करीब महसूस करने लगते हैं। फिर इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, उसको उसी तरीके से पेश करना, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई कत्ल हो गया, कैसे लड़ाई हुई, अपने हीरो हैं हमारे, हुसैन हमारे हीरो हैं, हमारे अब्बास सबसे बड़े हीरो हैं, उनको किस तरीके से पेश किया जाए। तो एक बड़ी एपिक पोइट्री ने जन्म लिया लखनऊ में, गोमती के किनारे। यानी अब फरात नाम रहेगा, नज़र आएगी गोमती। वो जोशे गुल, वो नाले मुर्गाने खुशनवा, और सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा। फूलों से सब शजर सुर्ख पोश थे, और थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे। थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे। वो दश्त, वो नसीम के झोंके, वो सब्ज़ाज़ार। खुदा ये बंद सुने खास के इसकी बैत। वो दश्त, वो नसीम के झोंके, वो सब्ज़ाज़ार, फूलों पर जा बजा वो गोहर हाय आबदार। उठना वो झूम झूम के शाखों का पार पार, और बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार। बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार, एक जो बुलबुल तो गुल हजार। ख्वाहां थे ज़ोहरे गुलशने ज़हरा जो आपके, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब।